चांद पर जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां पहुंचेगा हिंदुस्तान। चांद के रहस्य खोलेगा चंद्रयान 2। भारत के करिश्मे से हैरान होगी दुनिया। क्या ब्रह्मांड की खोज का आधार बनेगा चांद? कोई भी देश ने आज तक वहां पे गया नहीं और किसी देश ने वहां पे कोई भी लैंडर वहां पे लैंड किया नहीं। क्या मिशन चंद्रयान 2 से इकोनॉमी की महाशक्ति बनेगा भारत? इंडिया में बना है, किसी देश का इस तरीके से डायरेक्टली इस तरीके से हेल्प जिसको बोलते हैं जो सहायता नहीं लिया गया, तो इंडिजिनसली मेड है। क्या चांद पर पानी की पहेली सुलझाएगा चंद्रयान 2? लैंडर है, इसके ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर और लैंडर दोनों सेपरेट हो जाएंगे चंद्रमा के पास जब आएंगे, और जो लैंडर है वो धीरे धीरे सतह पे उतरेगा। जब सतह पे उतरने के बाद दरवाजा खुल के रोवर प्रज्ञान जो है वहां से रोल आउट करेगा। रोल आउट करके चंद्रमा की सतह आसपास कुछ किलोमीटर से कम जो है दूरी आसपास जो है जाके वहां के पदार्थ मटेरियल जो भी है उनके पास से जो है आंकड़े लेगा। क्या चांद पर भूकंप के रहस्य सुलझाएगा मोदी का मिशन मून? अब की बार चांद के पार इसरो की हिंद शक्ति। वहां पहुंचने के बाद जो आंकड़े जो है ऑर्बिटर से पहले आंकड़े ये होंगे कि देखने के लिए कि कौन जहां पे जगह पे उतरना है उसके पास से थोड़ी निगरानी होगी। तो ये सभी जो डेटा है ऑर्बिटर और लैंडर लगातार पृथ्वी को वापस भेजता होगा। रोवर जो काम करेगा वो पहले लैंडर को भेजेगा, लैंडर फिर पृथ्वी को भेजेगा। आज खुलेगा चांद का राज। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल थाम कर बैठी। आज दोपहर 2:43 पर लॉन्च होगा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 की कुल लागत 603 करोड़ रुपए है और आज 2:43 पर श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले 15 जुलाई को लॉन्च होना था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन आज 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद है। दुआओं का दौर है। काउंटडाउन कल 6:43 पर पहले ही शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद, अब से करीब 1.5 घंटे बाद ये अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत के लिए कितना जरूरी है चंद्रयान 2, इस बारे में वैज्ञानिक जतिन राठौर से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता वर्मा ने। अब से महज कुछ ही घंटों में भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 2 कगार पर है लॉन्च होने के और 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें बनी हैं इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू प्लानिटेरियम से प्लानिटरी एक्सपर्ट मिस्टर जतिन राठौर। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहेंगे चंद्रयान 2 जिससे सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्या कुछ पहलू हैं और इसके क्या कुछ परिणाम निकलने वाले हैं? परिणाम तो पहले तो हमारी अपनी सिद्धि होगी, एक यान वहां तक भेजना, ऊपर से वहां उतारना, सेफ लैंडिंग करना और उसमें से एक छोटा यान बाहर निकलेगा जिसे बग्गी कहते हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक सिद्धि है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्योंकि ये सारे इंजीनियर्सली बना है। दूसरी बात, वहां से जो भी साइंस हम लोग बाहर लेकर आएंगे वो भी हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप देख ही लोगे अगले आने वाले वर्षों में।
सर, सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है, कितना महत्वपूर्ण है ये सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि वहां से 3D मैपिंग करने वाला है ये जो यान है वहां पर उतर के, तो क्या कुछ इसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जब मैं सॉफ्ट लैंडिंग बता रहा हूँ आपको, तो ये एक प्लेन जैसे उतरता है वैसा नहीं होगा। वो ऑर्बिट में सबसे पहले उसकी जो गति है कम करके सीधा उतारने का जो प्रयास है, ये सबसे पहली बार हो रहा है और वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में जब हम मनुष्य भेजेंगे तो उसके लिए भी वही टेक्नोलॉजी का एडवांस स्वरूप होगा। जी बिल्कुल। जतिन जी, आपसे ज्यादा जानना चाहेंगे, देखिए 3 देश पहले ही वहां पे पहुंच चुके हैं, हम चौथे देश हैं, हम ऐसा क्या कुछ नई उपलब्धि वहां से लेके आ रहे हैं जिससे हमारी एक यूएसपी बनी रहे कि भारत ने ये एक यूएसपी हासिल की है चांद तक पहुंचकर? सबसे पहले तो लोकेशन अगर आप देखो तो लोकेशन इज वेरी यूनिक। मैंने कोई भी दक्षिण पे या तो उत्तर ध्रुव पे नहीं गया अभी तक। जो भी यान गए हैं या तो ये चंद्रमा की जो पृष्ठभाग का जो हम रोज दर्शन करते हैं वो है, या तो फिर पीछे या तो ऑर्बिट में। लेकिन दक्षिण ध्रुव में शायद पहली बार हम लोग जा रहे हैं। वहाँ की जानकारी प्राप्त की है अलग अलग देशों ने, लेकिन वहाँ उतरे कोई नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छा मिशन है। एक वहाँ की दक्षिण ध्रुव में जो पानी पाया गया है उसके बारे में जानकारी शायद हम लोग अच्छी तरह देख पाए। ये तो हमारे साथ प्लानिटरी एक्सपर्ट जिन्होंने हमें बताया कि इस प्रकार चंद्रयान 2 क्या कुछ परिणाम लेके आने वाला है, क्या कुछ खुशियों की सौगात लेके आने वाला है भारतवासियों के लिए। कैमरा पर्सन रमेश के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इतिहास रचने की कगार पर है भारत। क्लब ऑफ 4 में शामिल होगा, जहां पर इस वक्त सिर्फ 3 मुल्क हैं, यूएस, रशिया और चीन, और उसके बाद भारत का भी नाम इसमें शुमार हो जाएगा। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी विजय के रूप में चंद्रयान 2 को उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। लॉन्च के बाद 2:43 का सबको इंतजार है। हमारे साथ हमारी महा कवरेज में बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सुमिता मुखर्जी जो कि एक साइंटिस्ट है वो जुड़ रही हैं, मेजर जनरल AK सिवाच साहब डिफेंस एक्सपर्ट है वो जुड़ रहे हैं, अरुण कुमार जी फॉर्मर डिप्लोमेट है वो जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ निमेश कुमार जो कि फॉरेन अफेयर्स और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप सबकी थॉट्स मैं चाहूंगी कि 30 सेकंड में आप बताएं हमारे लिए इसका क्या मतलब है। सुमिता जी, बिगनिंग विद यू, बिकॉज आज का दिन साइंटिस्ट का दिन है। 300 से ज्यादा साइंटिस्ट की इसमें मेहनत लगी हुई है, देश भर से साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में थे, दिन रात एक किया है। हम इसको लेकर क्या सोचते हैं और आगे क्या उपलब्धियां हो सकती हैं हमारी? सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस सैटेलाइट को भेजने, इस चंद्रयान 2 को भेजने के बाद इंडिया का बहुत ही एक अच्छा छवि हो जाएगा पूरे विश्व के साथ, और इस छवि से हमें अपने इम्प्रेशन को भी बनाने का, एक ग्लैमर क्वोशेंट लाने का, क्योंकि अब स्पेस इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पे रेडियो, मीटरोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारे हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं जिसमें हम लोग बहुत अधिक लाभ के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तीसरी बात ये कि हम लोग बहुत सस्ता ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सस्ता होने के नाते हम लोग ये एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प हम लोग दूसरे देशों को दे सकते हैं कि जो देश बहुत खर्चीला नहीं भी सैटेलाइट बनाना चाहता है वो सस्ता में इंडिया के पास आए। इंडिया के पास ये काबिलियत है कि वो सस्ता में बना के दे सकता है। लेकिन इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं, इतने में एंड गेम, एवेंजर्स की जितने में मूवी बनी है उतने में हमने चंद्रयान 2 को बना दिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक लाइन में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब चांद के ऊपर हमारा रोवर पहुंचेगा तो वो 2-3 चीजें क्या है वो तलाशने की कोशिश करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे काम के आएंगे, यानी रसायन और साथ ही साथ बर्फ या फिर पानी के कुछ कण, मॉलिक्यूल्स। यस, और ठीक है। जनरल सिवाच, देखो, सबसे बड़ी उपलब्धि की बात तो ये है कि ये इंडिजिनियस बनाया गया है। आपको मालूम होगा पहले रशिया हमारे साथ था इस प्रोजेक्ट में, मगर बीच में वो चला गया क्योंकि उसने लगा कि ये बहुत महंगा होगा और ये शायद सक्सेसफुल ना हो। तो ये एक देश के लिए बड़ी काबिलियत की बात है कि हम ये चंद्रयान 2 भेज रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हम 4th नेशन है, और दूसरी बात हम साउथ पोल में, मून का जो साउथ पोल है वहां पर लैंड कर रहे हैं, और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग, वो आज तक किसी ने नहीं की। अभी तक जो भी किए हैं वो नॉर्थ पोल और इक्वेटर के साथ किए, हम साउथ पोल में। जनरली दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दें, बहुत दुर्लभ है वहां पर। हाँ, दूसरी बात है, आप सोचेंगे कि ये साउथ पोल में क्या रीजन है इंडिया ने ये सिलेक्ट किया है, क्योंकि जब हम चंद्रयान 1 गए थे तो हमने कहीं न कहीं वाटर मॉलिक्यूल मिले थे, मगर वो
सिद्ध नहीं हो पाया था कि क्या वाकई मून के ऊपर पानी है या नहीं। जो चंद्रयान 2 है, ये साउथ पोल में इसलिए जा रहा है, वहां पर क्योंकि छाया रहती है और वो शैडो के अंडर है, तो हो सकता है अगर पानी है तो ज्यादा मिलेगा और बर्फ के वहां पर ज्यादा है। तो हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक और बताना चाहता हूं मैं, मेरे साथ मेरा रिपोर्टर भी, माफ कीजिएगा, सेवाज साहब, वो जुड़ गए हैं। सब्यसाची हमारे साथ श्रीहरिकोटा से जुड़ रहे हैं। सब्यसाची, दिन रात की साइंटिस्ट की मेहनत है, दिन रात की आपकी मेहनत है, वहां पर लोगों का हुजूम भी होगा। बयां कीजिए कि किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। जी बिल्कुल, पहले मैं बता दूं, इस समय मैं सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है उसके ऑडिटोरियम के अंदर खड़ा हूं। आप जैसे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी स्क्रीनों में लाइव दिखाया जा रहा है और उसके राइट हैंड की साइड तरफ आपका काउंटडाउन चल रहा है, जो 1 घंटा 1.5 घंटे का समय बचा है लॉन्च के लिए। और इसरो ने काफी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो की है, स्पेशली जैसे लॉन्च सक्सेसफुल हो, जैसे लोगों को जो ला रहे हैं, एक बाहर के लोग हो, स्टूडेंट्स हो, स्कूल के बच्चे हो, उनके लिए उन्होंने जो आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो जो ये स्पेस सेंटर है यहाँ से और टाउन तक स्पेशल बस सर्विसेज चलाए, जैसे लोगों को कोई दिक्कत ना हो स्पेस सेंटर पहुंचने में, और पार्ट हो ये हिस्टोरिक जो मोमेंट जो इसरो का। तो ये काफी हद तक जो इसरो का है वो काफी हद तक तैयारी किए हैं और साइंटिस्ट जो लगातार अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं, एक के बाद एक प्रोसेस जो उनका कंप्लीट हो रहा है, लगातार ऑडिटोरियम में उनका स्पीकर लगाए हैं, वहां पे अनाउंस करते जा रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन जो क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन फिल कर रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है और लिक्विड हाइड्रोजन फिलिंग का भी प्रोसेस चल रहा है। तो एवरी वीक अपडेट इसको प्रोवाइड कर रहा है। काफी उनका मैनेजमेंट ये जो लॉन्च है। सब्यसाची, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप अपना ऑडियो दुरुस्त कराएं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे सवाल ये है कि आपने बताया लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और जैसे जैसे एक एक स्टेज क्रॉस हो रही है काउंटडाउन की, वो बताया भी जा रहा है। सब्यसाची, इफ यू स्टिल विद अस, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे में क्या मेंटली भी प्रिपेयर किया गया है कि वो मंजर कैसा होता है जब इतने 1000 टन का रॉकेट GSLV, जिसे बाहुबली कहा जाता है, जब वो प्रक्षेपित किया जाता है, कितना नॉइज होता है, किस तरह से आग के गोले नीचे निकलते हैं, उस तरह से किस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, क्या तैयारियां होती हैं? आपको बता दूं, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े जो मीडिया सेंटर है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर लॉन्च साइट है, क्योंकि जब वो लॉन्च होता है तो काफी वहां से भीषण गर्मी लॉन्च होता है तो काफी वहां से भीषण गर्मी जो पैदा होती है। तो इतना एक सेफ्टी के लिए ये मीडिया सेंटर अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे बनाया गया है। और वो जब लॉन्च होता है तो ये काइंड ऑफ लोग बोलते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो काइंड ऑफ थोड़ी सी वाइब्रेट करती है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि किस जो लॉन्चर है इसका नाम बाहुबली दिया गया है। जी सब्यसाची, आपके पास लौटेंगे, तब तक हम अपने बाकी पैनलिस्ट से भी क्विक रिएक्शंस ले लेते हैं। क्विक रिएक्शन अरुण कुमार जी आपका। हाँ, मैं इंटरनेशनल स्पीड की बात करना चाहता हूँ कि इसमें विदेश में क्या असर पड़ेगा हमारे इस लॉन्च से। देखिए, आप देखें पूरे दुनिया का मैप, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में सिर्फ एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स। पूरे यूरोप और रशिया जो कि 1/3 यूरोप में है, 2/3 एशिया में है, वो एक कंट्री, चाइना एक कंट्री, उसके बाद चौथी कंट्री इंडिया। तो मतलब एशिया में सिर्फ 2 कंट्री हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी है। तो इसमें फर्क ये पड़ेगा जब हम G20 की समिट पे बैठते हैं जाके, या G77 में जाते हैं, तो वहां हमें जो और देश है किस निगाह से देखेंगे। इंडिया एक नॉट ओनली डेवलपिंग नेशन बट ऑल्सो अ ग्रेट डेवलपिंग नेशन ऑल्सो। तो इस वक्त हमें सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सब लोग कहते हैं आप तो बहुत विकसित हो, और हमें ये बताना पड़ता है नहीं, हमें ओवरऑल ऐसा नहीं है, हमें वी स्टिल नीड इंटरनेशनल एड। मगर इससे हमें थोड़ा सा एक एम्बेरसमेंट होता है कि हम एक तो हम चांद की तरफ पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं और है।
मगर इससे हमारी जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन चाहे एक तरफ बिहार बाढ़ में डूबा हो, देश के कई हिस्से बाढ़ में हो, लेकिन हम चांद के ऊपर जाके रहेंगे। हाँ। उस स्पिरिट को भी कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है उस पॉजिटिविटी के साथ ही, उस दुआओं के दौर के साथ ही हमें आज भी ये कामना करनी चाहिए कि चंद्रयान 2 सफल हो और दुनिया में जाके अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की तरफ से हम वहां पर जाकर वो गाड़े। निमेश, एक क्विक कॉमेंट आपका भी। देखिए, जब आप चांद पर पहुंचते हैं तो आप सिर्फ चौथा देश नहीं बनते, असल में आप दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाते हैं। तो जब बायलैटरल और मल्टीलैटरल मतलब द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दूसरे देशों के साथ संबंधों की बात होती है तो आपका साइंटिफिक इनोवेशन में आगे बढ़ने से सीधा असर पड़ता है कि जो पावर ग्रुप्स हैं दुनिया के, जैसे हम ब्रिस्क में हैं, बिम्स्टेक ने हमें अब अपने उसमें सम्मिलित करना शुरू किया, हम पैसिफिक जापान ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में आए। ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं दुनिया के, जो अलग अलग बड़े बड़े देशों के, G20 हो, G4 हो, हम इन सब में इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि भारत के साथ संबंध बनाने में फायदा है। ये हमें ध्यान रखना होगा। चांद पर पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दुनिया के देश अब आपके पास अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और जब आप हमारी मदद लेने के लिए दुनिया मजबूर हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए निमेश यहाँ पर रुकना होगा। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, आप कहीं नहीं जाएगा। तो अब की बार चांद के पार और सबको है इसका इंतजार क्योंकि घड़ी आने वाली है 2:43, यानी कि अब से करीब 1.5 घंटे बाद चंद्रयान 2। और इसी मनोकामना के साथ एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे अपनी महा कवरेज की। हमारे साथ इस दौरान रवि गुप्ता जी जो कि DRDO के साइंटिस्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में जो हमारे नागरिक, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमें ये बताइए कि किस तरह से GSLV, जिसे बाहुबली कहा जाता है, इतने 1000 टन वो रॉकेट की तरह लॉन्च करता है और कितने पार्ट्स में फिर डिवाइड होता है। और कैसे हम बात कर रहे हैं, जो रोवर की बात कर रहे हैं कि 15 मिनट बहुत क्रूशियल रहेंगे, रवि जी बताया जा रहा है, वो 15 मिनट जब रोवर लैंड करेगा मून पर और उसके बाद वो जानकारी इकट्ठी करेगा। देखिए, जो हमने चंद्रयान 1 पहले किया था करीब 1 दशक पहले और अब जो करने जा रहे हैं, मुख्य जो फर्क है वो इसी बात का है कि पहले हमने एक इम्पैक्टर भेजा था, उसको हमने दूर से छोड़ दिया। एक पत्थर की भांति वो अपने ग्रेविटेशनल पुल जो मून का है उसके द्वारा वो गिरता चला गया, जाके उसने सतह पर टकराया और जो धूल उड़ी उसको हमारे ऑर्बिटर ने उसको एनालाइज किया, उसको स्टडी किया और उससे हम ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विश्व में पहली बार ये सिद्ध कर पाया कि चंद्रमा पे पानी है। अब जो करने जा रहे हैं, अभी हमें लैंडिंग करनी है। अब लैंडिंग में पहली बात समझने की यह है कि हमारी पृथ्वी पे वातावरण है, वायु है। हमें जब लैंड करना होता है हम पैराशूट का सहारा ले सकते हैं। वायुयान में पंख होते हैं जिसके कारण वो एक पक्षी की तरह ग्लाइड करता हुआ नीचे आ सकता है, लेकिन मून पे ऐसा नहीं है, चंद्रमा पे वातावरण नहीं है, इसलिए हम ना तो पैराशूट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही किसी वायुयान की तरह आ सकते हैं। तो हमें जिस तरह से हम पृथ्वी से रॉकेट छोड़ते हैं ऊपर की तरफ, अब हमें उल्टा काम करना है। रॉकेट की मोटर्स को हमें ऐसे नीचे की तरफ छोड़ना है बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में कि वो ज्यादा एक शक्ति के साथ टकरा ना जाए, बिना किसी डैमेज के वहां पे उतर सके। तो ये 15 मिनट इसलिए बेहद कहना चाहिए कि अहम है हमारे लिए कि हम वहां पे सुरक्षित उतर सकें। अब जब हम उतरेंगे तो हमने एक काम और किया है कि हमने, अगर हम खाली उसी को लैंडर को वहां पे भेजते तो हम खाली उसके आसपास की जो जगह थी उसको ही एनालाइज कर सकते थे। हमने एक रोवर भी उसमें भेजी, एक बग्गी भेजी है। ये बग्गी अपने आप स्वचालित एक बग्गी है जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। मतलब एक रिमोट कंट्रोल कार इसे समझा जाए? जी हाँ, प्रज्ञान नाम दिया गया है। बल्कि एक कदम और आगे है रिमोट कंट्रोल से भी। हाँ। ये ऑटोनोमस है। अच्छा। जो कुछ काम करना है उसके लिए इसमें जो इंटेलिजेंस चाहिए वो सब इसके अंदर पहले से ही हमारे वैज्ञानिकों ने डाली हुई है। वहां की स्थिति को समझ के ये निर्णय लेगी कि किधर जाना है, कौन सी जगह को एक्सप्लोर करना है। और इस हमारे लैंडर में भी और हमारी बग्गी के अंदर भी, जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है, इन दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण बड़े ही सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ऐसे उपकरण लगे हैं जो कि हमें चंद्रमा के बारे में अनेकों जानकारी देगी। अब इससे पहले हम जब पृथ्वी से जा रहे हैं, आपने कहा था कि तो लैंडिंग जो हमारा जो इतना भारी वजन ले जाने की जो शक्ति है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे क्रायोजेनिक इंजन का। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम तापमान।
जो साधारण जो हमारे प्रोपेलेंट्स होते हैं, ईंधन होता है, वो एक अलग किस्म से काम करता है। इसमें ऑक्सीडाइजर और जो ईंधन है वो दोनों मिले रहते हैं। लेकिन जब क्रायोजेनिक की बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को अलग अलग यही आसान भाषा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहीं पर दिक्कत हुई थी जो पिछली बारी टेक्निकल स्नैग हुआ था प्रेशर को लेकर, जिसकी वजह से लॉन्च नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 15 जुलाई को। लेकिन यही वो तकनीक है जो भारत ने इंडिजिनसली डेवलप की है, क्योंकि 20 साल तक, लगातार 20 साल तक रूस भी हमें ये तकनीक नहीं दे पाया अमेरिकी दबाव के चलते। इसके ऊपर भी और जानेंगे, बहुत सारी रैमिफिकेशन है, उस पर भी जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।